हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट है संघवाद के बारे में। संघ के बारे में हम पिछली 2 वर्कशीट से लगातार पढ़े जा रहे हैं। हमने पहले पढ़ा भारत एक संघ कैसे है और भारत कैसे राज्यों का एक समूह है और भारत ने संघवाद को किस तरीके से अपनाया हुआ है। दूसरी वर्कशीट में हमने पढ़ा था संघवाद में 3 तरह की सूचियां हैं, जिसमें एक केंद्रीय सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, और कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी बचती हैं जो केंद्र सरकार के पास आती हैं। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के संबंध। आज हम पढ़ने वाले संघवाद के बारे में कुछ और, यहाँ पर हम पढ़ने वाले केंद्र और राज्य के संबंध। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के संबंध संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी बहुत सी बातों पर निर्भर करते हैं। कई बातों पर निर्भर करते हैं। सिर्फ कानूनों से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक किताब में लिखे हुए अक्षरों से कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जो व्यवहारिक तौर पर आगे आती हैं, सामने आती हैं, जिनको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, उस किताब के शब्दों से ही सॉल्व करना पड़ता है। यानी कि हमारे संविधान के प्रावधानों से ही उन दुविधाओं को दूर करना पड़ता है। खासकर शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, इस पर भी ये काफ़ी बातें निर्भर करती हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। 1990 तक लगभग कांग्रेस का ही शासन रहा, राज्यों में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, केंद्रीय सरकार में भी। तब राज्य अधिकार अपने स्वायत्त अधिकारों का प्रयोग कम ही करते थे, क्योंकि राज्यों को अधिकारों का प्रयोग करने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि एक ही सरकार थी, ऊपर भी और नीचे भी, सेंटर्स में भी और स्टेट में भी, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 1990 के बाद जब ये तस्वीर बदली और ये कांग्रेस नाम की सरकार या कांग्रेस पार्टी जिसकी सारी सरकार आ रही थी, तो वो जब कमज़ोर हुई और सारी रीजनल पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टियां थी, क्षेत्रीय दल थे, वो सब जब छोटा बहुमत लेकर आए, तब बहुमत लाने लगे, तो क्या हुआ, राज्यों की भूमिका बढ़ती गई और राज्यों ने ये तय किया, राज्यों में, क्योंकि राज्यों में अलग तरह की सरकार होने लगी और केंद्र में अलग तरह की सरकार, तब राज्यों को अपनी स्वायत्तता के प्रति आदर भी बढ़ा और उन्होंने सीखा कि वो स्वायत्त तौर पर अपने अधिकारों के तौर पर कौन कौन से काम कर सकते हैं और कौन कौन से काम केंद्र द्वारा करवा सकते हैं। भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की स्थान शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता। इसके लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है, और जो कि बहुत पहले किया जाना चाहिए था, वो जाकर 1992 में किया गया। जब केंद्र और राज्य से शक्तियां स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर मान लो आपके घर के आसपास कोई बिजली खराब है, आपके घर के आसपास कोई नाली टूट गई है, या आपके घर के आसपास कोई अनाधिकृत तरीके से कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो इन सब मामलों के लिए आप सीधे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकते। इन चीज़ों के लिए आपको लोकल लेवल पर ही स्थानीय शासन को ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और स्थानीय शासन के पास अगर शक्तियाँ नहीं होंगी तो वो आपकी मदद कैसे करेगा। इसलिए स्थानीय सरकारों को भी शक्तियां देना जरूरी था। इसे कहा गया सत्ता का विकेंद्रीकरण। 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा शासन व्यवस्था के स्थानीय स्तर को संवैधानिक रूप से मजबूत बनाया गया। इन्हें गांव में पंचायत और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका कहा जाने लगा। अब आते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। छोटी सी एक्सरसाइज थी, छोटी सी वर्कशीट। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कैसे संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी संघीय व्यवस्था को अन्य बातें प्रभावित करते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकारों को प्रभावित करती हैं। इसमें एक उदाहरण ये हो सकता है, काफ़ी समय तक यहाँ पर एक उदाहरण ये हो सकता है कि खासकर शासक दल और नेता किस तरह से इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, इस पर भी ये डिपेंड करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध कैसे होंगे। शासक दल और नेता किस तरह व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, इन बातों से भी संवैधानिक प्रावधानों के अलावा ये बात भी ऐसी है जिससे केंद्र और राज्य के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर भाव बढ़ा है, क्योंकि राज्यों में जब तक दोनों तरफ, सेंटर में भी, केंद्र में भी और राज्य में एक ही सरकार थी, तो इतनी शक्तियों का प्रयोग करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया और राज्य सरकार पहले ही उस बारे में कोई कानून बना चुका था, जब ऐसी असमंजस की स्थिति आई, रसाकसी की स्थिति आई, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने आए, तब राज्य सरकार को अपनी स्वायत्ता और अपनी जो शक्तियां थी उनकी पहचान मिली और उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वर्तमान में किसी ऐसे राज्य का उदाहरण दीजिए जहां गठबंधन की सरकार है। फिलहाल दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी से सरकार है। उसके बाद हम चलते हैं, हरियाणा में भी शायद बीजेपी की सरकार है, यूपी में जाएंगे बीजेपी की सरकार है क्लियरली, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहाँ पर बीएसपी ने, और अभी राजस्थान सरकार काफ़ी चर्चा में भी रही क्योंकि अभी सुर्खियों में, तो तब हमने सुना कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार बनी है, उसमें बीएसपी के भी 6 सदस्य हैं, यानी कि कांग्रेस प्लस बीएसपी ने मिलकर ये सरकार बनाई हुई है। इसे गठबंधन सरकार का वो उदाहरण कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दल हो गए, कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस दल, और हो गया
आपकी बहुजन समाज पार्टी। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना क्यों आवश्यक है? देखिए बेटा, यहाँ पर एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है। ये लाइन हम अपने आप में बहुत अच्छी लाइन है। जब केंद्र और राज्य सरकार से स्थानीय सरकारों को दी जाती है, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूर कहते हैं, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से काम नहीं चलता, इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना बहुत ज़रूरी है। जो किसी भी जगह पर जो समस्याएं आती हैं वो स्थानीय स्तर पर ही सुलझाई जा सकती हैं, उनको केंद्र या राज्य सरकार के स्तर पर सुलझाया या समझा भी नहीं जा सकता है। आई होप वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। इस वर्कशीट में ऐसा कुछ नहीं था, छोटी सी वर्कशीट थी बेटा, लेकिन संघवाद वाला चैप्टर जो आपकी बुक में है उसको ध्यान से पढ़िए, उसके प्रश्न उत्तर को लिखने की कोशिश करिए। एक प्रश्न उत्तर को 2-2, 3-3 बार लिखिए। और मैंने आपको पहले ही बताया, एसएसटी में जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसी हिसाब से आपको कंटेंट बढ़ा देना पड़ता है। कंटेंट को घटाना बढ़ाना सीखिए, लिखना सीखिए। एक क्वेश्चन को 1 ही नंबर का भी और 5 नंबर का भी। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो कल है ईद और परसों है संडे और उसके बाद है रक्षाबंधन। तो मिलते हैं रक्षाबंधन के बाद। एंजॉय रक्षाबंधन, हैप्पी राखी टू ऑल। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। हाँ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय बच्चे, टेक केयर।